नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। अजमेर हाईवे पर हादसे का कहर एक बार फिर देखने को मिला। आपको बता दें, अब तक 14 लोगों की मौत जो है इस मामले में हो चुकी है। 80 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। 40 वाहन जो है खाक हो चुके हैं। वहीं जिंदगी और मौत के बीच 30 जान जो है वो अटकी पड़ी हुई है। कई शव की डीएनए टेस्ट की पहचान भी हो गई है। ये हादसा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार, ये बड़ी जानकारी लेने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। 80 लोग जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 40 वाहन जो है वो खाक हो चुका है। तो लगातार इस जयपुर हाईवे हादसे में लगातार जो मौतों की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। 24 घंटे के अंदर अब 14 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। कई शव के डीएनए टेस्ट की पहचान भी हो गई है। तो लगातार इस मामले में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की जानों की डीएनए टेस्ट भी किए जा चुके हैं। वहीं सरकार जो है लगातार इस मामले में सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर अजमेर हाईवे हादसे में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार इस मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें, ये हाईवे पर जो हादसा हुआ था वो कल सुबह हुआ था। उसके बाद से लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 80 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी बात करें तो 30 लोगों की हालात जो है वो गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में 40 वाहन जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है अभी और मौत के आंकड़े बढ़ेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि एलपीजी गैस का ट्रक का जो मामला हुआ था, जिसमें इस गंभीर हादसे में 14 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और 30 से ज्यादा लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में लगातार जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और तमाम जो सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल हैं वो खासे रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी आपको बताएं, करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। लगातार जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो लगातार उनको उपचार कर रही है। आपको दूसरी तरफ बताएं कि सरकार इस पूरे हादसे को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ऐसे गंभीर हादसे ना हो, इसको लेकर पूरी एक रोड मैप बनाई जा रही है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। इसके लिए तमाम जो यातायात व्यवस्था है उसमें बड़े परिवर्तन किए जाएं, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है और विजिबिलिटी कम रहती है। ऐसे में हादसे सर्दी के मौसम में ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में अब हाईवे हैं वहाँ जो अवैध कट है उन्हें बंद किया जाएगा और जो मौत के टर्न जिन्हें कहा जाता है, हाईवे पे जो ज्यादा घुमावदार जगह है उन्हें खत्म करके ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल में तमाम नेता लगातार घायलों की कुशलक्षेम पूछने पहुंच रहे हैं। आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट घायलों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। जी बिल्कुल लोकेश, अगर बात की जाए, अब विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। जहां सचिन पायलट ने मुआवजे की मांग की है, इसके साथ ही उन्होंने कहा है गहराई से इसकी जांच हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से विपक्ष हमलावर है और जिस तरह का ये हादसा था, हादसे के तुरंत बाद सरकार एक्शन में आई और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। तमाम जो घायल है उनको लेकर अस्पताल पहुंचे थे। एसएमएस में लगातार जिस तरह चिकित्सा व्यवस्था है उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसे हादसे के तुरंत बाद जो मुआवजे की राशि है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं उन लोगों के लिए भी मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह का ये हादसा था, इतना भयानक दृश्य वहां था। जिस तरह प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि एक साथ गैस का धमाका हुआ और लोगों को बचने का तक मौका नहीं मिला। बाइक सवार लोग भी वहां झुलस कर राख हो गए और जो ट्रक जिससे हादसा हुआ था उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो तो महज एक पोटली में बांधकर एसएमएस अस्पताल लाया गया। ऐसे में अब एसएमएस के बाहर जो परिजन है वो लगातार अपने जो परिजन है उनकी कुशलक्षेम पूछने में लगे हुए हैं और उनकी स्वस्थ होने की कामना यहाँ लोगों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल लोकेश, अगर बात की जाए मृतकों की, तो कितने मृतकों की पहचान अब तक हो चुकी है? जी अभी तक 14 लोग यहाँ मृत हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
एक व्यक्ति हैं जिनकी डीएनए से शिनाख्त यहाँ की गई है, क्योंकि जिस तरह लोग वहाँ झुलसे हैं, कई सब ऐसे हैं जिनके केवल कुछ पार्ट ही मिल पाए हैं, उनका चेहरा या कोई ऐसी पहचान की व्यवस्था नहीं बची है। ऐसे में मेडिकल जो टीम है लगातार प्रयास कर रही है कि डीएनए द्वारा उनका पता लगाया जाए कौन वो व्यक्ति थे। और जिस तरह नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें पूरी तरह जलने के बाद जो कुछ साक्ष्य थे वही वहाँ मिल पाए, जिनसे ये नहीं माना जा सकता कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे, कितना क्या नुकसान हुआ है, किस तरह की व्यवस्था है। तो ऐसे में अब सभी गाड़ियों के नंबर रिलीज सरकार के द्वारा किए गए हैं और अपने अपने जो लोग मिसिंग हैं उनकी शिनाख्त यहाँ की जा रही है, उनकी पहचान पता लगाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल लोकेश, अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इसमें किसके खिलाफ एक्शन लेती है। लोकेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में अजमेर हाईवे पर हुए भयानक गैस टैंकर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 30 की हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है एसएमएस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि फिर भी हमने इसके लिए यहाँ 3 से 4 स्वीपर लगा रखे हैं, लगातार साफ सफाई कर रहे हैं ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो ना हो। मैं अभी वार्ड में कैसी व्यवस्था है, जितने भी अपने डॉक्टर्स की टीम है मेहनत पूरी कर रहे हैं ये लोग। कुछ मेरी ओर से भी मैंने इनको सजेशंस दिए कि ये भी हम लोग करें। बाकी तो ये तो जो हुआ बहुत ही गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। हम लोग भी देखा, अपने मुख्यमंत्री जी भी उसी समय तुरंत वहाँ पहुंचे। हम लोग सब भी बहुत चिंतित हैं। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो भी आई हूँ जैसे से। और जितना हो सकेगा सरकार की ओर से, मैंने इनको ये भी कहा कि अलग से भी अगर हमको लगता है कि एरिया एलोकेट कर रहे हैं, स्पेशल आईसीयू यूनिट बनाए के लिए, उसके लिए भी ये लोग कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार सुबह जयपुर के सवाई में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों से उनके इलाज संबंधी जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि मुश्किल समय में वे उनके साथ हैं। करीब 45 मिनट बाद सचिन पायलट अस्पताल से बाहर आए और मीडिया से बातचीत भी की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लोकेश नागर जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, अब इस जयपुर हाईवे हादसे मामले में अब सचिन पायलट जो है वो अस्पताल पहुंचे और लोगों से हालचाल जाना, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अलसुबह सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और घायलों की जो चिकित्सा व्यवस्था है, जिस तरह उपचार चल रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ लोगों को ये भरोसा भी दिया कि इस मुश्किल समय में सचिन पायलट उनके साथ हैं और पूरी तरह जो घायल हैं और पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाएगी। आपको बताएं कि अस्पताल प्रशासन द्वारा जिस तरह लोगों की भीड़ वहां जमा हो रही थी, लगातार लोगों की आवाज आई थी, तो सचिन पायलट और दिया कुमारी दोनों ने साझा रूप से ये भी कहा कि बहुत ज्यादा लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचकर जो घायल है उनसे ना मिले, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैले। तो इसको लेकर निर्देश भी वहां अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाए, जिसकी वजह से घायलों को कोई दिक्कत हो। साथ ही साथ आपको बताएं, सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे हादसों को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो, ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हाईवे पर होते रहे। ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो आने वाले समय में कुछ ठोस निर्णय ले सकता है राजस्थान सरकार में। इस तरह के संकेत बिल्कुल लोकेश, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सचिन पायलट शहीद स्मारक पहुंचकर राजस्थान युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु और उनके साथ ही हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो हैं वो मौजूद रहे।
वहीं लोकेश नागर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, आज सचिन पायलट बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के द्वारा आज एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। धरने को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ता सीएम आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। वहां पुलिस की स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का छिड़काव किया गया, पानी की बौछारें की गई, जिससे काफी सारे पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया उसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल भी हुए। इसमें बताया जा रहा है कि जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं राकेश सैनी, उनकी पसलियों में चोट आई है और करीब आधा दर्जन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे काफी सारे यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी भी की है। इस दौरान आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद रोजगार को लेकर ये पूरा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रदेश में जिस तरह नशे के कारोबारी पांव पसार रहे हैं, ऐसे में यूथ कांग्रेस ने अभियान चलाया कि नशा नहीं, राजस्थान के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और नौकरियां दी जाए। इसी को लेकर ये घेराव और विरोध प्रदर्शन किया गया था। आपको बताएं, इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार पिछले 1 वर्ष से राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा कर रही है और नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस देश में जो राजनीति हो रही है उसका एक प्रतीक हमने कुछ दिन पहले देश की संसद में देखा। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदन में खड़े होकर इस देश के संविधान के निर्माता को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और पूरे देश ने देखा इस अम्बेडकर साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, जिस संविधान के सामने अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, उन दोनों को बेइज्जत और बदनाम करने का काम किया। संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रही है और संविधान के निर्माता को जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी भाजपा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अम्बेडकर साहब को जिस तरह इन्होंने बदनाम करने का काम किया और उसके बाद देश की संसद में पहली बार सत्ताधारी दल के सांसद हाथापाई करने पे उतारू, खड़गे जी और राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकते हैं, हिंसा का सहारा लेते हुए अपवाद मचाते संसद के परिसर के अंदर और फिर झूठा केस करते, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते राहुल गांधी जी के खिलाफ। इस भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर चुका है। ये अपने आप को नौजवान समर्थक बोलते हैं, दलित हितैषी बोलते हैं, आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और केंद्र की सरकार में डर कर, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में जो बोला, जो अपमान अम्बेडकर साहब का किया, पूरे देश ने देखा और देश में जब आक्रोश फैल गया, गली मोहल्ले पूरे कोने कोने में जाकर जब भाजपा पर थू-थू हो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए संसद में जानबूझकर पूरा ड्रामा रचा गया। हमने आपने देखा आरोप लगाते भाजपा के सांसद जो कथित रूप से बीमार है, जिनको चोट लगी है। ऐसी कैसी चोट है जो चोट लगते समय तो घाव दिखता नहीं, अस्पताल में जाके घाव बड़ा हो जाता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां कांग्रेसी नेता का काला कारनामा जो है वो सामने आया है। जहां सरकारी चारागाह भूमि पर कांग्रेस नेता ने उपखंड प्रशासन के साथ साठ गांठ कर अवैध तरीके के अतिक्रमण किए हैं, अपना कारोबार लगातार फैलाया है। आपको बता दें, इतना ही नहीं,
सरकारी नियमों को ताक में रखकर सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप और डामर प्लांट चलाया जा रहा है। आपको बता दें, मामले का सच तब सामने आया जब उपखंड क्षेत्र में बनाने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को उस जमीन पर बालक हॉस्टल की जमीन स्वीकार कर दी गई, लेकिन उपखंड प्रशासन अभी भी अतिक्रमण हटवाने में नाकाम नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का ये काला कारनामा जो है वो सामने आया है। एक सिविल वाद दायर किया गया है अतिक्रमी द्वारा। उसमें हमने सरकार की तरफ से जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र में पेश कर दिया है और उसमें कोर्ट द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट देकर पेश करने के बाद उसमें कोर्ट द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी और स्थगन पर फाइनल बहस सुनी जाएगी। टोंक जिले के निवाई में एक बार फिर कांग्रेस नेता का काला कारनामा सामने आया है। ये मामला टोंक जिले के निवाई उपखंड का है, जहां पर निवाई उपखंड के गाँव जहां जिला रोड जाने वाले रास्ते के समीप बजट घोषणा अनुसार ज़मीन अलॉट की गई और अलॉट के बाद ये पूरा मामला सामने आया। हम आपको बता दें कि बजट घोषणा 2023-24 राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास, जिसमें 50 बच्चों की सीटें रखी गई है, उसको लेकर यहाँ पर हॉस्टल निर्माण होना था। लेकिन जब लेटर पहुँचा तो यहाँ पर और जांच हुई तो जांच के बाद इसमें बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मतलब बात करें तो चरागाह भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर वहां पर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप संचालित कर दिया गया। पेट्रोल पंप ही नहीं, दूसरी ओर बात करें तो निवाई उपखंड प्रशासन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ अधिकारी वहां से गुजरने के बाद भी किसी ने उस पर कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते निवाई उपखंड के करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन पर अतिक्रमण कर काला कारोबार किया जा रहा है। ये मामला देवनारायण बोर्ड द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स के बाद, जांच के बाद सामने आया, जब वहां पर ज़मीन अलॉटमेंट की गई और जांच की गई। हालांकि इस पूरे अतिक्रमण के खेल में एक कांग्रेसी बड़े नेता का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि महावीर प्राणा ने यहाँ पर अतिक्रमण किया और अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप तक संचालित कर दिया। लेकिन बात देखिए प्रशासन की, जिला प्रशासन की, उपखंड प्रशासन की, किसी ने यहाँ पर जांच कर कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठाई। इतना ही नहीं, बजट घोषणा के अनुसार यहाँ पर जो बनने वाला छात्रावास है उसको लेकर अभी भी मामला अदरजूल होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें ये देवनारायण बोर्ड से की तरफ से जो बनाए जाने वाला छात्रावास है, इसमें 50 बच्चे पढ़ेंगे और ये गरीब तबके के बच्चे होंगे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ बात की जाए तो एक तरफ गरीब तबका है जिसके लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो संपन्न तबका है वो अतिक्रमण कर करोड़ों रुपए की जमीन हथियाने में लगा हुआ है। कजोड़ गुर्जर, इंडिया वॉइस, निवाई। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कजोड़ गुर्जर जुड़ चुके हैं। कजोड़, क्या कुछ जानकारी, एक बार फिर टोंक में कांग्रेसी नेता का काला कारनामा सामने आया है? बताना चाहूंगा कि एक बार फिर टोंक जिले में कांग्रेसी नेता का काला कारनामा सामने आया है। पहले भी कई नेताओं के ऐसे काले कारनामे सामने आ चुके हैं। बात करें तो निवाई उपखंड के जो जिलाए जाने वाले रोड है, वहां पर आसपास ITI कॉलेज हो चाहे कृषि कॉलेज हो, वहां पर अलॉट की गई थी। उसी जगह पर पिछले दिनों बजट घोषणा में गर्ल बॉयज हॉस्टल अलॉट की गई। अलॉट किए जाने के बाद जब वहां पर जांच के लिए टीम पहुंची तो वहां पर अतिक्रमण पाया गया। उसके बाद नोटिस भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है प्रज्ञा कि इतना कारोबार वहां पर चलना, इतना सब कुछ होना, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, अन्य अधिकारियों को आना जाना, वहीं लगातार शिकायतों के बाद भी ये कार्रवाई नहीं होना, निवाई उपखंड प्रशासन पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसको लेकर अब लोगों में ये मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जो गरीब तबके के बच्चे जो इस कॉलेज में पढ़ेंगे, उन बच्चों को जो अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार को कहीं ना कहीं दुर्मिल किया जा रहा है। इसके मामले में लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बॉयज हॉस्टल अलॉट किया गया था
वो कब किया गया था, और जिस तरीके से पेट्रोल पंप वहां बनाए जा चुके हैं, पहले से ही अवैध अतिक्रमण वहां किया जा चुका है, तो आखिर प्रशासन की तरफ से इतना देर क्यों? बिल्कुल प्रज्ञा, ये जो अभी पिछला बजट घोषणा राजस्थान सरकार की थी, जिसमें यहाँ पर निवाई क्षेत्र में एक बॉयज हॉस्टल 50 सीटों को अलॉट किया गया था, लेकिन जब ये पूरा मामला है, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप चलना, किसने पेट्रोल पंप की एनओसी दी, यहाँ पर अगर कोई बड़ा हादसा होता या कोई आगजनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन था, सबसे बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इतने दिनों से यहाँ पर इतना व्यापार बढ़ाया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होना, बड़ी अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले दिनों कई बार अवगत भी करवाया गया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन कानों में जूं तक नहीं देखी। बिल्कुल कजोर, अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कजोर इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर तिजारा से है, जहां एक बच्ची की जो है वो मौत हो गई है। दरअसल पिकअप ने एक 4 साल की बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को उसका शव जो है सौंप दिया गया। आपको बता दें, पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। खबर करौली से है, जहां कोहरा पड़ने से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों को कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से लाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है, तो वहीं आम जनजीवन की दिनचर्या जो है वो लगातार प्रभावित हो रही है। दरअसल कोहरा पड़ने से सर्दी भी बढ़ चुकी है, जिससे किसान जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल में कोहरा पड़ने से किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। खबर जालौर से है, जहां जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के पुतला जलाया गया। कांग्रेसियों ने कहा, भारत रत्न बाबा साहेब का अपमान करने और कांग्रेस के सांसदों को संसद में प्रवेश करने से रोकने के लिए धक्का मुक्की करने और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने के विरोध में हमने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका है। हमारा मानना है कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बाबा का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। खबर अलवर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संविधान निर्माता बाबा साहेब के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश का हर एक नागरिक ऐसे शब्दों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, देश के गृह मंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें मंत्री पद से तुरंत हटा देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी ने राजनीति का स्तर इस हद तक गिरा दिया है कि अब धक्का मुक्की के मामले भी सामने आ रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सहायक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित करके सीमाओं पर तैनात करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ मुख्यालय के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा अलग अलग बैच में उन्हें भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में
सहायक प्रशिक्षण केंद्र में बैच संख्या 258 और 259 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पीटीएस टीम के जवान भी शामिल रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।